हेलो कक्षा 9 वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं सामाजिक विज्ञान का नया चैप्टर का नाम है जलवायु। और इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझाने वाला हूं, जिससे मस्त मजा आ जाएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि आखिर भैया इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं मौसम को कि आखिर ये मौसम क्या होता है। तो आप सबने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे धूप निकल रही होती है और थोड़ी देर बाद बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और हम छाता लेके डुमक डुमक चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मौसम है बेटा। तो मौसम का मतलब होता है किसी भी जगह की वायुमंडल की हालत, उसको हम मौसम बोलते हैं। तो ये भैया हमारा मौसम कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा शब्द आता है, हमारा चैप्टर का नाम ही है जो है जलवायु। तो फिर सर जलवायु क्या होता है? तो जलवायु का मतलब ये है बेटा कि कोई सी भी जगह का मौसम जो है, मौसम का पैटर्न जो बहुत लंबे समय तक रहे, खूब लंबे समय तक रहे, जैसे कम से कम 30 साल तक रहे, वहां की जलवायु कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे राजस्थान है ना। अब राजस्थान के अंदर जो है 30 साल से ज्यादा से गर्मी ही पड़ रही है, वहां का मौसम कैसा है? गर्मी ही वाला ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि वहां की जलवायु कैसी है बेटा? गर्म है। तो ये हमारा जो जलवायु है और जो मौसम है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है ना। दोनों में मेन अंतर यही है बस कि मौसम जो है वो कम समय के लिए होता है और जो जलवायु है वो बहुत लंबे समय तक के लिए रहती है बेटा। ठीक है, चलो तो अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे भारत की जलवायु कैसी है ना। कि बता दो भैया हमारे भारत की जलवायु कैसी है। तो हमारे भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। कैसी है बेटा? मानसूनी जलवायु है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ पर कभी गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो कभी जो है बारिश होने लग जाती है, तो कभी ठंडी पड़ने लग जाती है। ये हमारे यहाँ का मानसून है। मानसून का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि मानसून का मतलब जैसे पानी होता है। पानी नहीं होता है भैया, ये पैटर्न है ना। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये पैटर्न भैया, इसको हम बोलते हैं मानसून। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमारे भारत की जलवायु जो है वो मॉनसूनी है। ठीक है, और मॉनसून जो है ना वो एक अरबी वर्ड है जिसका नाम है मौसिम। सुना होगा आपने, अरबी वर्ड है बेटा ये, जिसका क्या नाम है? मौसिम नाम है। ठीक है, तो देखो जरा, एक मिनट, ये मक्खी 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 आ गई क्लास में। अच्छा भैया एक मिनट रुको, इसने जूम कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, ध्यान रहेगा किससे बन के आया है? ये मौसम शब्द से बन के आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मौसम। तो आपको ध्यान रहेगी ये चीजें। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को नहीं ना। ठीक है, इसके बाद देखो जलवायु परिस्थितियों में बदलाव। क्या आखिर ऐसा क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी भी जगह की जलवायु जो है वो बदलती रहती है? ऐसे बदलाव क्यों होते रहते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला आता है तापमान। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ कभी गर्मी पड़ने लग जाती है, कभी सर्दी पड़ने लग जाती है, कभी जो है बरसात आ जाती है? ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज समझ रहे हैं हम लोग। तो उसका पहला मेन कारक है तापमान बेटा। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि हमारे जब भारत के अंदर जब गर्मियां आती है उस समय राजस्थान का जो तापमान है वो 50 डिग्री चले जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल दो। ठीक है, और जबकि उसी समय जो है नॉर्थ साइड का जो टेम्परेचर है ना, जैसे पहलगाम वगैरह की जो जगह है वहां का तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, और अगर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जब सर्दियां आती है, सर्दियों के समय जो है जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री हो जाता है। लेकिन उसी समय जो है भैया जो साउथ के अंदर तिरुअनंतपुरम है ना, वहां का तापमान जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मतलब आप देखो जगह एक ही है भारत, है ना, सब कुछ भारत के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान हो सकता है। ठीक है, उसी तापमान की वजह से जलवायु बदल जाती है। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, इसके बाद देखो दूसरा कारक आता है वर्षण। क्या आखिर ये वर्षण क्या होता है? समझना, वर्षण का मतलब होता है बारिश। ठीक है, क्या होता है बेटा? बारिश। अब आपको पता है कि ये हमारे हिमालय हैं, है ना। ये हिमालय हमको बचा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पूरा बचा के रखते हैं भैया सब चीजों से अपने को। ठीक है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है भैया किसकी फॉर्म में? बर्फ की फॉर्म में। ठीक है, बर्फ गिरती है ना, उस फॉर्म में स्नोफॉल होता है यहाँ पर। लेकिन ज्यादातर जगह पे जो है पानी के रूप में बरसात होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और आप देखो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है।
ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है? मेघालय के अंदर हो रही है, 400 सेंटीमीटर हो रही है। और राजस्थान में जो पश्चिमी एरिया है वहां पर 10 सेंटीमीटर तक की ही बारिश होती है। तो राजस्थान वाले एरिया में कम बारिश होती है, ठीक है। देश के अधिकतर भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। तो भैया बारिश कब होती है? जून से सितंबर के बीच में होती है। तो पता ही है अपने को, स्कूल जाने का टाइम आता है और उसी समय बारिश भी स्टार्ट होती है बेटा, ठीक है। लेकिन जो तमिलनाडु का तट है ना, वहां पर अधिक जो वर्षा होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। किस में होती है बेटा? अक्टूबर से नवंबर के टाइम में होती है ना। अच्छा सर, बढ़िया। अब आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि यार ये जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे बॉम्बे है ना, गोवा है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है, जहां पे समुद्र से लगे हुए हिस्से, मतलब समझ में आया, समुद्र से लगे हुए हिस्से, वहां का तापमान ज्यादा बदलता नहीं है, ठीक है। वहां पर 12 महीने ही एक जैसा तापमान रहता है। इसीलिए आप देखना बॉम्बे में है ना, आप जाओगे तो वहां 12 महीने ही पंखे चलते रहते हैं, वहां सर्दियां नहीं पड़ती बेटा। तो जितने भी तो तटीय क्षेत्र है वहां का तापमान एक जैसा रहता है, ध्यान रह जाइए आपको ये बात भी। इसके बाद में जलवायु स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के घर और जीवन शैली, ठीक है। अब देखो हमारे इंडिया में, बहुत बड़ा इंडिया एक तो हमारा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और उनका रहन सहन भी अलग अलग है, ठीक है। उनके मकान वगैरह भी अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में जाओगे तो इस टाइप के मकान दिखेंगे, ठीक है। आप गोवा या उधर साउथ तरफ जाओगे तो इस टाइप के दिखेंगे, कहीं पे इस तरीके के मकान दिखते हैं। और यहाँ तक कि लोगों के पहनावे भी अलग अलग होते हैं, है ना। जो कुछ लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, पंजाबी लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। राजस्थान में इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, साउथ में जाओगे तो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो मतलब लोगों की जलवायु के हिसाब से जीवन शैली भी अलग अलग है, ठीक है। जहां जैसा मौसम या जैसी जलवायु उस हिसाब से उन्होंने वहां पे कपड़े पहनते भी वो उस तरीके के हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, जलवायु नियंत्रण। अब आखिर ये जो जलवायु है इसके ऊपर नियंत्रण के कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अक्षांश, ऊंचाई, हवा और दाब, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और भू आकृतियां। एक एक को ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं अक्षांश को। क्या आखिर अक्षांश किसको कहते हैं? तो अक्षांश आपको पता होगा, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है ऐसी लेटी हुई लाइनें, ऐसी ये लेटी हुई है ना, ऐसी तिरछी लाइनें, इनको हम अक्षांश बोलते हैं। ये काल्पनिक लाइनें होती है, दिखाई नहीं देती है भैया, है ना, नॉर्मल आंखों से नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझाने का, ठीक है। तो ये अक्षांश है, लेटी हुई लाइनें है बेटा, ठीक है। अब आपको पता है जब सूरज आता है तो सूरज की किरणें जो है वो सीधे ऐसे सामने की तरफ पड़ती है यहां पर, ठीक है। तो जिस जगह पे सबसे ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के जस्ट सामने, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आके सूरज की किरणें पड़ती है, इसीलिए ये वाला हिस्सा ज्यादा गर्म रहता है पृथ्वी का, ठीक है। और आप खुद देखो, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से जो है वो तिरछी, ये पोल है, ये क्या है? ध्रुव है ना। तो अंटार्कटिका सुना है ना, आर्कटिका सुना है कि नहीं, अंटार्कटिका और ये सब, वहां पे जो क्या होता है, ये यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती है, ठीक है, क्योंकि तिरछी पड़ रही है, आप खुद देख लो, कम पड़ रही है, उसकी वजह से वहां वो एरिया ज्यादा ठंडे होते हैं, समझ में आया। इसलिए ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई रहती है और यहां पर अच्छी खासी गर्मी होती है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा कारक है ऊंचाई। ऊंचाई पता है क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, जैसे सुपरमैन है जा रहा, ये उड़ गया भैया, ठीक है, ऐसे करके उड़ के चले गया ये। तो भैया ये जब ऊंचा उड़ के जा रहा है ना, समझना बात को, तो आप जितना ऊंचाई पे जाते जाओगे हवा वहां पर उतनी ही पतली होती जाती है और ठंडी होती जाती है, समझ में आया। जितना ऊंचाई पे जाएंगे आप देखना पहाड़ों पे अच्छी खासी ठंड रहती है, लेकिन नीचे आओगे तो फिर गर्मी चालू हो जाएगी। तो ऊंचाई पे जाने पे हवा पतली हो जाती है जिसकी वजह से ठंड लगती है वहां पर, ठीक है। तो ऊंचाई भी कहीं ना कहीं जलवायु को कंट्रोल करके रख रहा है ना। इसके बाद आता है हवा और दाब। अब हवा और दाब का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, हवाएं गर्मी और नमी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है, जिससे तापमान और बारिश प्रभावित होते हैं। वायुमंडलीय दाब भी हवाओं के बहाव को प्रभावित करता है। अब इस पूरी बात का क्या मतलब है, अभी समझा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये जमीन वाला एरिया है ना। अब जमीन वाले एरिया के ऊपर भी हवा तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ऐसे ही ये समुद्र वाला हिस्सा है ना, या पानी या नदी वाला एरिया है कोई सा, ठीक है, उसके ऊपर भी हवा होगी, ठीक है। अब सूरज आया, दिन के समय की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब दिन में गर्मी पड़ती है, अब जब गर्मी पड़ती है तो जमीन की जो हवा है
वो ज्यादा गर्म होगी, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे जो है बेटा ऐसे ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो गर्म है, गर्म चीज आसानी से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर उठ गई। अब जैसे ये ऊपर उठती है ना, तो ये इधर की हवा तो ठंडी है कंपैरेटिवली, है ना, तो तुलनात्मक रूप से जो ठंडी हवा है ये उधर की तरफ शिफ्ट होती है बेटा। ठीक है, उधर की तरफ चली जाती है। समझ में आया? उसकी वजह से आप कभी भी देखना, जब आप समुद्र के किनारे पे खड़े रहोगे पास में, तो आपको यहाँ पे हमेशा ठंडी ठंडी हवा आती है। वो क्यों ठंडी हवा आ रही है? क्योंकि यहाँ से गर्म हवा ऊपर उड़ गई है, उसकी वजह से यहाँ कम दाब क्रिएट हुआ है ना। कम दाब आने की वजह से जो है यहाँ से हवा उधर की तरफ चली गई है। ठीक है, लेकिन रात में इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा। रात के समय क्या होता है पता है? रात के टाइम पे आप एक चीज नोटिस करना, देखो रात में क्या होगा, यहाँ की जो जमीन की जो हवा है, जमीन के ऊपर की हवा वो ठंडी होती है, और जो पानी है ना उसके ऊपर की हवा थोड़ी गर्म होती है। रात में उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ की हवा ऐसे ऊपर उड़ जाएगी इस तरीके से, देखो ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ कम दाब क्रिएट हो जाएगा। तो भैया हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, तो हवा यहाँ से चलकर इधर से चल के इधर आ जाती है। समझ में आया? तो इसलिए जो है यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो रहा है रात में, ये ध्यान रखना। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे हवा और दाब का प्रभाव पड़ता है और जलवायु में जो है चेंजेस आते हैं फिर उसकी वजह से। ठीक है, फिर आता है समुद्र से दूरी। क्या आखिर ये समुद्र से दूरी क्या होती है? देखो भाई बड़ा आसान है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। आप जितना तटीय क्षेत्रों के पास में रहोगे वहां का तापमान हमेशा 12 महीने ही एक जैसा रहेगा, और जितना आप दूर जाते जाओगे तापमान में परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होगा। यही एकमात्र सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अच्छा सर, उसके बाद आता है समुद्री धाराएं। अब समुद्री धाराएं क्या होती है? समुद्र के अंदर जो पानी बहता है उससे बहुत सारी धाराएं उत्पन्न होती है, उसको समुद्री धाराएं बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? समुद्री धाराएं बोलते हैं, है ना। अब आपको दिखाता हूं समुद्री धाराएं। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को नोटिस करो, मैंने यहाँ पे कुछ रेड एरो बना रखे हैं और कुछ ब्लैक एरो बना रखे हैं। ठीक है, तीर है ना यहाँ पे, लाल वाला तीर और काला वाला तीर। ठीक है, अब आप एक बात देखना यहाँ पे, ध्यान से समझना, है ना। जिस जगह के बगल में लाल वाला तीर निकल रहा है, ठीक है, लाल वाला तीर निकल रहा है, जैसे ये वाली जगह, ठीक है, ब्राजील के यहाँ पास में लाल वाला तीर है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होता है, तो बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, ऐसा। लेकिन जहाँ पे ब्लैक कलर की बनी हुई है, इसके पास वाली जगह जो है, ये जैसे ब्लैक वाली है ना, तो इसके पास का हिस्सा ठंडा होता है, क्योंकि ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है, तो इसके पास का हिस्सा भी ठंडा ठंडा होता है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये काली वाली जो है ठंडी महासागरीय धारा है, और लाल वाली जो है वो गर्म महासागरीय धाराएं। जहां जहां पे गर्म गर्म महासागरीय धाराएं चल रही है उस जगह के बगल वाला हिस्सा भी गर्म होगा, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन भी खूब होता है और पानी भी खूब आता है फिर वहां पर। ठीक है, अच्छा, भू आकृतियां। अब भू आकृतियों का तो बहुत बड़ा खेल है यार। अभी देखो हमारे अरावली के ऊपर कितने सारे लफड़े झपड़े हुए यार, कितने वीडियो बने हैं, और देखो आप जो बिना सोचे समझे अरावली को काटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि 100 मीटर से ज्यादा जो है, 100 मीटर से कम वाली अरावली को अरावली नहीं मानेंगे। किसने बताया ये सब? कौन लॉजिक दे रहा है ये सब चीजों के? ठीक है, और तुमने कैसे डिसाइड कर ली ये सब बातें? पर ठीक है, अब देखो अगर पहाड़ की वजह से बारिश होती है, अगर पहाड़ कट जाते हैं तो बारिश नहीं होती, पूरा सब कुछ बिगड़ जाता है, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है फिर। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी समझ रहे हैं। आप देखो ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के इधर वाली जगह और पहाड़ के उधर वाली जगह है बेटा, है ना। अब आप ध्यान से समझना, देखना क्या है कि ठंडी ठंडी हवाएं, जो हवा चल के आती है ना, तो हवा जो है इस तरीके से आती है, पहाड़ से टकराती है। जब पहाड़ से टकराती है तो इधर की तरफ ही पैक हो जाती है, मतलब इधर की तरफ ही रुक जाती है। जब हवा यहाँ रुक जाती है तो यहाँ पर बादल बनते हैं और उसकी वजह से बारिश होती है। समझ में आया? तो देखो इस पहाड़ की वजह से ही इधर बारिश हुई है। अब अगर मान लो पीछे की तरफ, तो फिर हवा गई नहीं, तो पीछे की तरफ फिर बारिश नहीं होगी। सेम काम अरावली भी कर रही है। अरावली का भी यही कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि जब यहाँ पे अरावली के पीछे रेगिस्तान है, तो अरावली ने क्या किया, उन हवाओं को यहीं पे रोका, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। अगर हमने अरावली को काट दिया तो फिर भैया हवा आगे निकल जाएगी। समझ में आया? और दूसरा रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है वो और इधर आ जाएगा।
है ना, तो पूरे राजस्थान में, दिल्ली वाले एरिया में, बहुत सारी जगह में जो है रेगिस्तान ही फैल जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है अरावली वगैरह को जो काटने की बातें चल रही है, बिल्कुल बकवास बात है, पता नहीं कौन क्या लॉजिक लेके कैसे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैंने आपको जनरल तो बता दिया कि पूरे वर्ल्ड की जलवायु को कैसे कौन प्रभावित करते हैं, 6 कारक होते हैं जो मैंने आप समझ लिए। अब भारत की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करते हैं, तो उसमें मेनली ये 3 ही आते हैं, एक है अक्षांश, एक है ऊंचाई और एक है हवा और दाब। ठीक है, अक्षांश मैंने अभी बताया भैया, अक्षांश का मतलब होता है तिरछी रेखाएं। ठीक है, तिरछी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, अब एक अक्षांश है जो कि 0 डिग्री पर है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यह आपने सुना होगा, इनको ध्रुव बोलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये है हमारा भारत। ठीक है, समझ में आया? प्रणाम कर लो भैया, इस देश में ही रहते अपन, है ना। अच्छा, अब क्या है, ध्यान से समझना, इस भारत के बीचों बीच से एक और अक्षांश निकलता है, मतलब एक और रेखा निकलती है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। उसकी लोकेशन क्या है? 23.5 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सेम टू सेम, 0 से ऊपर जाओगे आप 23.5 डिग्री पर तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, और इसी 0 से आप नीचे की तरफ जाओ 23.5 डिग्री पर तो आपको मकर रेखा मिलेगी। समझ में आया? तो बीच में कौन है? भूमध्य रेखाएं हैं। ऊपर कौन है? बोलो, कर्क रेखा। नीचे कौन है? मकर रेखा है। ठीक है, और इसके बीच का हिस्सा, ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, इसके बीच के हिस्से को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मतलब इस हिस्से में सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती आके, तो यहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, अच्छा सर, इसके बाद देखो, ये जो कर्क रेखा है, इसके ऊपर का हिस्सा जो हमारे भारत के अंदर आ रहा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सेम टू सेम जो नीचे का हिस्सा है उसको भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहां पर गर्मी पड़ती तो है, पर कंपैरेटिवली कम पड़ती है, ज्यादा यहां पे पड़ती है बेटा। ठीक है, ऐसा क्यों पड़ती है? उसका लॉजिक सिंपल है, सूरज जो है उसकी किरणें डायरेक्ट इस जगह पे सबसे ज्यादा पड़ रही है, इसलिए यहां पे गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। और देखो, ये हिस्सा हमारे साउथ का है, तो साउथ वाले हिस्से में जो है बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ तेज गर्मी है, और ऊपर भी गर्मी पड़ती है पर कम पड़ती है। नॉर्थ वाले हिस्से में गर्मी कम पड़ती है, पता ही है अपने को, है ना। और धीरे धीरे जो है मौसम बदलते भी है नॉर्थ में, वहां पे सर्दी भी होती है, सब कुछ होती है, पर इस हिस्से में जो है सर्दी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा कारण है ऊंचाई, जो मैंने आपको पहले समझाया वही बात है। ऊंचाई पे जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, है ना, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हवा पतली होती जाती है, फिर उससे ठंडी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आपको एक बात तो पता है कि ये हमारा भारत है और उसके यहां पर हिमालय है। क्या है? हिमालय है। ठीक है, हिमालय जो पर्वत है उनकी लगभग ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे चोटियां हैं उन सब की 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम करते हैं। अब हमको पता है कि इस तरफ से जो है मध्य एशिया उधर है ना, वहां से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती है और उसको रोकते हैं ये हिमालय, हमारे भारत में आने नहीं देते। सोचो, उधर से ठंडी ठंडी हवा जो है हमारे भारत के अंदर आती तो हमारे भारत में ठंडी ठंडी हो जाती, बहुत भयंकर बर्फ गिरती। जब बहुत भयंकर बर्फ गिरती तो भैया फिर फसल नहीं उगती, फिर हमको भी पाव, है ना, ब्रेड, यही सब बासी चीजें खानी पड़ती। अभी हम ताजा अनाज खा लेते हैं ना, क्यों खा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्फ नहीं गिर रही है, हमारे सब तरीके के मौसम है, बारिश भी हो रही है, इसलिए हम ताजा ताजा उगा पा रहे हैं। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती तो भैया फिर अपने को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो ये हवाओं को कौन रोकता है? हिमालय रोकता है भैया। हिमालय हमको कड़ाके की ठंड से बचाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा सर, इसके बाद में आप ध्यान से समझना, हवा और दाब। अब हवा और दाब का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले समझाया, मैं वापस से उसी को एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, देखो, हमारे भारत में उत्तर पूर्वी दिशा से पवन आती है, जिनको हम व्यापारिक पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये उत्तर है, इतना तो अपने को पता ही है भैया, है ना। ठीक है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये जो बीच वाली जगह है, इस वाली जगह को हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी जगह। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी जगह है, बीच वाली जगह।
ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, यहां से हवा आती है और इन हवाओं को हम बोलते हैं व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं इनको? व्यापारिक पवन बोलते हैं। ठीक है, अब इनका नाम व्यापारिक पवन क्यों है? इसकी वजह से जो जहाज होते हैं ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जहाज होते हैं, जो माल को विदेश में लेके जाते हैं, तो वो समुद्र के अंदर चलते हैं जहाज। तो क्या करते हैं, जैसे जहाज जा रहा है, समझो इधर जहाज जा रहा है और पीछे से ये हवा आती है, तो हवा क्या है, वो जहाज को सपोर्ट करती है, धक्का लगाती है, जिससे वो जहाज बहुत आसानी से आगे की तरफ चले जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उन जहाज के अंदर जो ईंधन वगैरह है, जो फ्यूल उसमें यूज हो रहा है, वो कम यूज होता है। तो ये व्यापारियों के लिए फायदेमंद होता है, कम फ्यूल यूज होगा तो, इसलिए इनको व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है, और आपने भी ये चीज देखी होगी, ऐसा होता है, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो आराम से, है ना, अब हवा जो आपके सामने से आ रही है, तो आपको बहुत जोर जोर से पेडल मारने पड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? एकदम बहुत जोर से पेडल मारने पड़ते हैं, होता है ना ऐसा? तो भैया क्यों? क्योंकि सामने से हवा आ रही है, शू शू शू, तो वो हमको चलाने नहीं दे रही, दिक्कत करती है। तो ये उल्टी दिशा से पवन आ रही है। लेकिन सोचो वही पवन पीछे से आए और अपन साइकिल चला रहे एकदम, ये पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त, तो एकदम मस्त साइकिल चलेगी भैया, बहुत आराम से चलेगी। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? तो क्या है व्यापारिक पवन बेटा? ठीक है, अच्छा सर, अब क्या होता है ध्यान से समझना, है ना। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस बल का। क्या? कोरियोलिस बल का। अब ये कोरियोलिस बल क्या है, उसको समझाने से पहले आपको एक बात बताता हूं। देखो, ये जो पवन है, ये जो व्यापारिक पवन है, ये ऐसे सीधे नहीं आती बेटा, इनको ऐसे आना चाहिए, पर ये ऐसे सीधे नहीं आती है। ये क्या करती है, ये ऐसे आते आते ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, इस तरीके से घूमती है ये। तो आखिर ये सीधे ना आके ये घूम क्यों रही है और इनको कौन घुमा रहा है? तो इनको घुमाने वाला जो है बल, वो है कोरियोलिस बल बेटा। कौन सा बल है? कोरियोलिस बल जो है वो इसको घुमाने का काम करता है। अब ये कैसी बात हुई? देखो, ये भी मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगा। देखना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी लगातार घूम रही है, तो आप जब भी कोई सी चीज को फेंकोगे या कोई सी हवा चलेगी, या पृथ्वी भी घूम रही है, सोचो पृथ्वी घूम रही, गुर्र घूम रही है, और हवा आ रही है, तो हवा भी तो ऐसे घूम जाएगी, हवा भी ऐसी घूम जाएगी। तो पृथ्वी के थ्रू एक बल लग रहा है जिसकी वजह से हवा घूम जाती है, उसको कोरियोलिस बल बोलते हैं। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आपने कभी देखा हो मेले वगैरह में, आप रेट में बैठे हो, झूले में, वो जो होता है ना डोलर, वो चक्रा वाला, ऐसा उसके अंदर आप बैठो। ठीक है, अब आप उसमें देखना क्या करना कि आप जो है एक बॉल को अपने पास रखो और सामने एक और बंदे को रखो, उस बॉल को फेंको, तो आप फेंकोगे सीधा, पर वो बॉल शू ऐसे टर्न हो जाएगी, इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूम जाएगी, या ऐसे घूम जाएगी। कौन घुमा रहा है? वो जो गोल गोल घूम रहा है ना वो चक्रा, वो खुद उसके ऊपर एक कोरियोलिस बल लगा देता है, जिसकी वजह से घुमाता है। तो सेम काम हमारी पृथ्वी भी हमारे साथ में करती है, जिसको कोरियोलिस बल बोलते हैं। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हवा आनी तो सीधे चाहिए, पर सीधे ना आके ऐसे घूम जाती है। ठीक है, और ये व्यापारिक पवने भी है बेटा, है ना। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना? ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या होता है। जब गर्मियां आती है उस समय पवन दक्षिण पश्चिम दिशा से हमारे भारत में आती है। सर्दियों में तो पवन जो है इधर से चल रही है, उत्तर पूर्वी दिशा से आती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन जब गर्मियों का समय आता है उस समय पवन इधर से इधर जाती है। ठीक है, इस तरफ चलती है, दक्षिण पश्चिम। देखो, ये उत्तर है ना, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये हमारा पश्चिम है बेटा। ठीक है, ऐसा। तो गर्मियों के समय में उल्टा काम होता है। सर्दियों में, ये सर्दी वाला समय, सर्दियों में जो है बेटा पवन इधर से आती है। लेकिन जब गर्मियां आती है तो पवन उल्टी डायरेक्शन में आती है, ऐसे, इस तरीके से, दक्षिण है ना, पश्चिम और दक्षिण, इस दिशा से हमारे भारत में एंटर करती है, ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है गर्मियों के टाइम पे, ध्यान से समझना, क्योंकि गर्मियों में भारत की जमीन गर्म हो जाती है, जिससे वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। अब इधर है समुद्र, अच्छे समझो, देखो ये समुद्र का हिस्सा है और ये जमीन वाला हिस्सा है। गर्मियों के टाइम पे जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी, ज्यादा गर्म होगी तो हवा ऊपर उठ जाएगी, है ना। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी बेटा, ध्यान से समझो, यहाँ की हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ कम दाब वाला क्षेत्र बनेगा और यहाँ ज्यादा दाब वाला क्षेत्र बनेगा, तो यहाँ से हवा रुर्र करके इधर पहुंच जाती है। कुछ समझ गए? इसलिए जो है गर्मियों के टाइम पे हवा यहाँ से इधर जा रही है। अब इधर की हवा जो है ये समुद्र के ऊपर से उठी है और समुद्र की हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से वो हवा जो है जब हमारे भारत के अंदर जाती है तो वहां पर बारिश करा देती है।
समझ में आया? तो हमारे यहाँ बारिश किसकी वजह से हो रही है? जो दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवा है उसकी वजह से बारिश हो रही है। उधर से आने वाली हवा की वजह से बारिश नहीं होती है, थोड़ी बहुत हो जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं होती है। हमारे यहाँ बारिश इसकी वजह से होती है क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से हवा आ रही है। मेरे को लगता है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद में कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना? और ये जो पवन है इनको मॉनसूनी पवन कहते हैं, क्योंकि ये बारिश करा रही है इसलिए इनको मॉनसूनी पवन कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या हो रहा है अच्छे से समझ लेना, है ना? भारत में ऋतु है। अब भैया भारत में कौन कौन सी ऋतु है सबको पता है यार, बड़ा आसान काम है, ठीक है? शीत ऋतु सबसे पहले तो किसको पढ़ रहे हैं? सर्दी गर्मी बरसात को पढ़ रहे हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी में आती है, ऑब्वियस सी बात है ना? अभी देखो ये ठंडी ठंडी ऋतु चल रही है, जब भी तो पहन रखा है ये, है ना? तो शीत ऋतु है इस समय, ठीक है? इस मौसम में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, ठीक है भैया? तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, मतलब आप जैसे उत्तर की तरफ जाओगे तापमान कम होता जाएगा और उत्तर वाली दिशा में जो है ठंड बढ़ती जाती है। इसलिए आप दिल्ली तरफ जाओ बहुत ठंड लगेगी आपको उधर, ठीक है? यानी उत्तर भारत में ठंड ज्यादा होती है। उत्तर भारत में खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी गिरती है और पाला भी पड़ता है। पाला मतलब वो बर्फ गिर जाना, ठीक है? ऐसा, जिससे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। इस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है जो जमीन से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है? सर्दियों के टाइम पे अब भी बताया मैंने, बताओ कहां से चलती है? ऊपर वाले हिस्से से इधर की तरफ बहती है बेटा, ठीक है? ये हवाएं अपने साथ साथ नमी नहीं लाती है, इसलिए इस मौसम में बारिश कम ही होती है और मौसम शुष्क रहता है, ठीक है? इसमें कोई पानी नहीं होता, इसमें कोई नमी नहीं होती है, ठीक है? अच्छा, लेकिन तमिलनाडु के तट पर कुछ बारिश होती है क्योंकि यहां पर वे हवाएं समुद्र से जमीन की ओर बहती है। लेकिन तमिलनाडु वाले हिस्से में क्यों बारिश हो रही है? उसका लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ समुद्र है तो समुद्र में नमी होती है, उसकी वजह से बारिश हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? कभी कभी भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ नाम की हवाएं भी आती है जो उत्तर भारत में बारिश लाती है। इस बारिश को महावट कहते हैं। आप सबने देखा होगा बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सर्दियों में, जो अभी सर्दियां चल रही इस समय भी बारिश हो जाती है, और सर्दियों में होने वाली बारिश को महावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावट बोलते हैं, जो कि रबी की फसल मतलब गेहूं जो है उसकी फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है? उसके बाद आता है बेटा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? वो है ग्रीष्म ऋतु। अब गर्मियां कब आती है? मार्च से मई में आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्च से चालू हो जाती है गर्मियां और मई तक रहती है, और फिर जून में फिर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इस मौसम में तापमान बढ़ने लगता है और उत्तर पश्चिम भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है? राजस्थान वाले हिस्से में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है एकदम, ठीक है? राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में लू चलती है, गरम गरम हवा के झपेटे आते रहते हैं जिनको लू बोलते हैं। जो गर्म और शुष्क हवा होती है, लू चलने से बहुत गर्मी और उमस होती है और कई बार तो इतनी खतरनाक भी हो सकती है जिससे लोग मर भी सकते हैं, ठीक है? बहुत बार क्या होता है, लेकिन जब गर्मी होती है उस समय धूल भरी आंधियां भी चलती है जिससे थोड़ा राहत मिल जाती है, थोड़ा थोड़ा मौसम को ठंडा भी कर देती है वो आंधियां, ठीक है? कभी कभी तेज बारिश और ओले भी गिर जाते हैं, हो जाता है ऐसा बहुत बार, मौसम का कोई वो नहीं है, ठीक है? ये सब चीजें जिससे मौसम सुहावना भी लगता है बेटा। पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी, देखो क्या कह रहे हैं ये, पश्चिम बंगाल के अंदर काल वैशाखी नाम की तेज आंधियां आती है जो बहुत विनाशकारी हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल में आंधियों का नाम क्या है? काल वैशाखी नाम का आंधी है बेटा। और कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा होती है जो आम के फलों को पकाने में मदद करती है, ठीक है? तो पूछ लेंगे आपसे आम के फलों को पकाने में कौन सी वर्षा मदद करती है, तो लिख देना आम्र वर्षा, है ना? पश्चिम बंगाल में कौन सी बारिश होती है, ठीक है? कौन सी आंधियां चलती है, तो लिख देना काल वैशाखी। ये छोटी छोटी चीजें जो पूछी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है? अच्छा, फिर आता है तीसरे नंबर पे वर्षा ऋतु, जून से सितंबर। बारिश कब आती है अपने यहाँ? जून से सितंबर में, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है, बाकी जून से सितंबर में आती है। इस मौसम में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती है, बताया मैंने आपको अभी। इसमें क्या होता है, हवा इधर से इधर चलती है, ठीक है? ये है हमारा भैया क्या, दक्षिण, है ना? ये दक्षिण है और ये पश्चिम है बेटा, और इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती है, समुद्र की तरफ से आती है, उसमें नमी होती है, नमी होने की वजह से बरसात आ जाती है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि ये हवाएं सबसे पहले पश्चिमी घाट पे टकराती है। अच्छा, अब आप समझो ये वाला घाट जो है इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है? पूर्वी घाट। और ये जो घाट है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं इसको?
पश्चिमी घाट, ठीक है। अब आप अच्छे से समझना, जब हवा आएगी तो वो सबसे पहले पश्चिमी घाट की तरफ जा रही है। किधर की तरफ जा रही है? पश्चिमी घाट की तरफ जा रही है, इसलिए इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसलिए आप देखो बॉम्बे, गोवा, हर कभी पानी गिर जाता है वहां, हर कभी बारिश हो जाती है। आपको लगेगा एकदम बढ़िया धूप निकल रही है और थोड़ी देर बाद जो है पानी आ जाता है हर कभी, ठीक है। वहां नमी बनी हुई रहती है, इसलिए चीजें भी जल्दी खराब होती है वहां पर, ठीक है। ऐसा मेघालय में, ध्यान से समझना, मेघालय में मासिन राम नाम की जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, है ना, कि भैया हमारे भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस जगह पे होती है? तो नाम लिख देना, मासिन राम नाम की जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है बेटा, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह में से एक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। मानसून विराम के कारण बारिश में रुकावटें आती रहती है। ऐसा नहीं होता कि बारिश आ रही है अपने यहाँ तो लगातार आती रहेगी, नहीं, 1-2-4 दिन आई फिर रुक जाएगी, फिर 2-4 दिन आ जाती है फिर रुक जाती है, ऐसे रुक रुक के चलती रहती कंटिन्यूअसली, ठीक है। ऐसा मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी बाढ़ तो कभी सूखा भी पड़ता है। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे इंडिया में सब दूर बारिश एक जैसी नहीं होती, कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं पे बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है। जहां जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है वहां बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और जहां पे बारिश कम होती है वहां पे सूखा पड़ जाता है। जैसे राजस्थान वाले एरिया में सूखा भी पड़ जाता है बेटा वहां पर, ठीक है। ऐसा तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर मॉनसून की वापसी, अब मॉनसून आ गया है तो जाएगा भी तो सही ना। कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर में चले जाता है, फिर नवंबर के बाद में सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो भैया मॉनसून जब जाता है उस समय वहां की जमीन जो है, बारिश गई है तो जमीन गीली ही होगी। अब जमीन गीली है और जब उस समय सूरज आके उस जमीन गिरता, सूरज आता है, गर्मी पड़ती है, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है सूरज की वजह से, तो एकदम उमस बनने लग जाती है। क्या बनती है? उमस बनने लग जाती है बेटा उस समय, ठीक है, क्योंकि जमीन गीली है अभी, है ना। और इसी समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं जो पूर्वी तट पर बारिश लाते हैं, और चक्रवात कभी कभी बहुत विनाशकारी भी होते हैं। इस समय बहुत सारे चक्रवात, साइक्लोन वगैरह ये सब चीजें भी आती है बेटा वहां पर, ठीक है। फिर आता है वर्षा का वितरण, कहाँ कितनी बारिश है। देख भाई, हमारे भारत में बहुत सारी जगह पे बारिश होती है, पर कहीं पे ज्यादा होती है और कहीं पे कम होती है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी घाट पे बहुत ज्यादा बारिश है, ठीक है, क्योंकि इधर से स्टार्टिंग ही यहीं से हुई तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, लगभग 400 सेंटीमीटर सालाना। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में कम बारिश होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली 60 सेंटीमीटर से भी कम सालाना। बारिश के वितरण में असमानता के कारण बाढ़ और सूखे जैसी समस्या बन जाती है, ठीक है। अच्छा, मानसून एकता का प्रतीक, सबको जोड़ता है मानसून, बिल्कुल जोड़ता है भैया। हर एक बंदा, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति जो है इस मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है ना, क्योंकि बारिश आएगी तभी हम फसल उगा पाएंगे, पानी की सबकी जरूरत पड़ेगी, सारे काम इसी से होता है। तो इस सारी की सारी पब्लिक जो है, हर आदमी मॉनसून का इंतजार करता है, बारिश आती है तो फिर सब कुछ अच्छा चलता है भैया, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करके मैं आपको मेरे इस चैनल पे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, है ना, और इंग्लिश सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे बेटा हम लोग आपको इसके ऊपर, है ना। साथ में मोटिवेशन के काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस पे डाल रखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना। नोट्स वगैरह आपको चाहिए, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कक्षा 9 के जो है सामाजिक विज्ञान के नोट्स और विज्ञान के नोट्स भी है हमारे पास, दोनों के नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। 9 के भी और 10 के भी, ये क्वालिटी के शानदार कलरफुल नोट्स है ये, ठीक है। ऐसा तो आपको अगर चाहिए हो तो आप मेरे को जो है व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उससे मंगवा सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रखी है ना, उससे भी आप लोग जो है नोट्स पढ़ सकते हैं ई बुक सेक्शन में जाके। आई कोचिंग नाम है, जो चैनल का नाम है वही है, बस सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, तो देख लो, ये सब हमने आप लोगों के लिए मेहनत कर रखी है ना। अच्छा लगा हो, बढ़िया पढ़ने में मजा आया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना भैया, ठीक है। चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।